Namaste Vidya. Myself Dr. Balraj Singh, Department of Dravyagun, Faculty of Ayurvedic Sciences, Jyoti Vidyapeeth, Women's University, Jaipur, राजस्थान। आज हम बात करेंगे काफ़ी इम्पोर्टेंट प्लांट आपके सब्जेक्ट का, द्रव्यगुण सब्जेक्ट का, अफीम। ठीक है, जिसको अफीम के नाम से हम इस सब्जेक्ट में जानते हैं। अफीम का नाम भी आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा, ठीक है, या टीवी वगैरह में देखा होगा, किसी फिल्म में देखा होगा। ठीक है, तो अफीम एक काफ़ी जाना पहचाना नाम है। ठीक है, आज हम इसके बारे में देखेंगे। ये पेपावर सोमनिफेरम इस नाम से जाना जाता है और पेपावेरेसी फैमिली से बिलोंग करता है और ज़्यादातर आचार्य इसको फिश की कैटेगरी में रखते हैं। बात करें इसकी कि इसका जो मॉर्फोलॉजी है, इसके अंदर ये 3-4 फीट का शूप होता है, ज़्यादा बड़ा नहीं होता है। ठीक है, और इसको क्या बोलते हैं अपन, पोश्ता के नाम से जानते हैं। इसका जो शूप होगा, इसकी बड़ी कानून के अंडर में ही इसकी खेती की जाती है। ठीक है, काफ़ी रेस्ट्रिक्टेड है इसकी खेती और गवर्नमेंट के ऑब्जर्वेशन में इसकी खेती की जाती है। तो बेसिकली जो इसका प्लांट है उसको क्या बोलते हैं हम, पोश्ता। ठीक है, पोश्ता। इसके बाद इसका जो फल है, ठीक है, फल वो कैसा होता है, अनार के जैसा, जिसको हम क्या बोलते हैं, डोडा उसको बोल देते हैं। और जो इसका छिलका है जो यूज़ किया था उसको पोस्ट भी बोल देते हैं। ठीक है, और इसके अंदर जो बीज निकलते हैं उसको क्या बोलते हैं हम, पोष्त दाना। ठीक है, क्या बोलते हैं, पोष्त दाना या खसखस या पोस्त दाना, इसके बीजों को कहा जाता है। ठीक है, इसके डोडा इसका प्लांट को कहा जाता है, पोस्ता सॉरी, और डोडा या फिर पोस्ट ये इसके फल कहलाते हैं, फल तो कहलाते हैं। ठीक है, अब इसका है कि अफीम किसको बोलते हैं हम, अफीम। जब इसका फ्रूट है वो पक जाता है, लगभग छोटे अनार जैसा हो जाता है, तो शाम को क्या करते हैं, उस पर छोटे छोटे कट लगा देते हैं। ठीक है, तो उससे पूरी रात भर में क्या होता है, एक स्राव निकलता है, स्राव होता रहता है, वो सुबह तक सूख के उस फ्रूट के चारों तरफ जम जाता है। ठीक है, तो फिर हम क्या करते हैं, एक धारदार किसी हथियार से ऐसे उसको खुरच लेते हैं, उसको इकट्ठी कर लेते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, अफीम बोलते हैं। ठीक है, अफीम या काला सोना। ठीक है, ये अफीम हम ऐसे उससे खुरच के जो निर्यास होता है गोंद के समान वो निकाला जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, अफीम। ठीक है, अब ये जो है किसकी जातियाँ, तो भारत में और ज़्यादातर देशों के अंदर ये श्वेत, पीत, कृष्ण और चित्र 4 जातियाँ होती हैं। ठीक है, श्वेत, पीत, कृष्ण और चित्र। ठीक है, इसके अलावा कर्म के अनुसार ये तो थी उसकी पुष्प के आधार पे। ठीक है, कर्मों के अनुसार जारण, मारण, धारण और सारण। ठीक है, ये 4 जातियाँ उसके कर्म के अनुसार है। और जो अरबी के विद्वान हैं वो इसकी 3 जातियाँ मानते हैं, खसखस सफ़ेद, खसखस मंसूर और खसखस श्याम। ये इसके फूलों के आधार पर होती है कि खसखस सफ़ेद है, वो सफ़ेद कलर के उसके फूल आएंगे, मंसूर है उस पर रक्तवर्ण के फूल आएंगे, और शाह है उस पर काले काले कलर के फूल आएंगे। तो ये हो गई इसकी जातियों की बात। अब हम बात करते हैं इसके गुणों की। तो गुण इसका लघु, रुक्ष, सूक्ष्म, व्यावहारिक और विकासी। ठीक है, तो इसके जो गुण हैं, लघु है, रुक्ष है, सूक्ष्म है, व्यावहारिक और विकासी है। रस इसका तिक्त और कषाय है, विपाक इसका कटु है, वीर्य इसका उष्ण है। ठीक है, और जो इसका प्रभाव है, ठीक है, गुणों के भीतर जो हमें दिखाई देता है वो प्रभाव इसका मादक है। ठीक है, मदकारी प्रभाव है इसके अंदर। फिर जो अपने भाव प्रकाश आचार्य हैं वो क्या कहते हैं अफीम के बारे में, अफीम के बारे में वो कहते हैं कि ग्राही तिक्तम कषायम च। ठीक है, ग्राही इसको कहा है उन्होंने, और रस इसका तिक्त कषाय बताया है। ठीक है, वात को बढ़ाने वाला है। वात को कैसे बढ़ाता है ये, कि वैसे तो ये वात पित्त शामक होता है, पर एक मात्रा के बाद लेने के बाद ये क्या करता है, ओज का क्षय करके वात को बढ़ा देता है। ठीक है, तो वात कृत है और कफ कासकृत। ठीक है, और उस कफस जो रिलेटेड कास होगी उसको हरने वाला है। धातु नाम शोषकम। ठीक है, धातुओं का शोषक है, धातुओं को सुखाएगा, क्षीण करेगा, ओज का क्षय करेगा। तो धातु नाम शोषकम। रुक्षम, रुक्षता लाने वाला है शरीर में, धातु में रुक्षता आएगी तो वात बढ़ेगी, धातु सूखेगी, वात बढ़ेगी तो रुक्षता बढ़ेगी। मदकृत अग्निवर्धनम। ठीक है, मदकृत अग्निवर्धनम। और मुहु मोहकरम, रुच्यम सेवना पुंसत्वनाशम। ठीक है, वैसे रुचि उत्पन्न करने वाला है भोजन पे, लेकिन अगर रेगुलर इसका सेवन किया जाए तो ये पुंसत्व नाशनम है, पुंसत्व का नाशक है। उत्तम खस फलम क्षीरम आफूकम अयफेनम, आफूकम शोषणम, ग्राही श्लेष्मम वातपित्तम। ठीक है, ये इसके आफूक या फल की बात हो रही है।
और हम पॉइंट टू पॉइंट वाइज देखें इसका, तो सबसे पहले एक्सटर्नली इसको देखें तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो है वेदना स्थापन। ठीक है, वेदना स्थापन प्रॉपर्टी होने की वजह से अगर कहीं आपके कान में या अक्षी में कहीं स्वेलिंग है, पेन हो रहा है, तो आप इसका लेप लगवा सकते हैं। अगर इसके अलावा कहीं एक्सटर्नली कहीं संधि छूत है, ठीक है, संधियों में स्वेलिंग आ गई है और कहीं पेन है बॉडी के ऊपर, तो भी इसका लेप लगाया जा सकता है। मलद्वार में कहीं पेन है, ठीक है, मलद्वार में परिवर्तिका का पेन या और किसी तरह का पेन है, या मूत्रावरोध होकर पेन हो रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे इसका लेप लगाया जा सकता है। तो एक्सटर्नली ये वेदना स्थापन होने की वजह से आप एक्सटर्नली से लेप का यूज़ कर सकते हैं। उसके पश्चात इंटरनली अपन देखें तो नाड़ी के जो अपना नाड़ी तंत्र है, ठीक है, जो नर्वस सिस्टम है उसके ऊपर प्रभाव, तो इंटरनली भी ये क्या होता है, वेदना स्थापन होता है। तो जितने भी वेदना कारक कष्ट हैं, चाहे वो अश्मरी का हो या आमवात, संधिवात, इनके हों, ठीक है, इस तरह के जो पेन होंगे बॉडी के अंदर, उधर शुभ हो, ठीक है, तो वो ये दूर करता है। वेदना स्थापन होने की वजह से इस तरह के पेन को ये दूर करता है। इसके अलावा ये निद्रा जनन भी होता है, ठीक है, तो निद्रा जनन होने की वजह से ये किसी विष की अवस्था में या विष की अवस्था में, किसी दर्द की अवस्था में अगर कहीं पेन है साथ में निद्रा से और निद्रा नहीं आ रही उसकी वजह से, तो ये दिया जा सकता है। तो ये वेदना स्थापन भी है और निद्रा जनन भी है। इसके दो जो मेन एल्कलॉइड हैं, जैसे मॉर्फिन है या नार्कोटीन है, तो मॉर्फिन में जो मेन पावर होती है वो वेदना स्थापन की होती है और नार्कोटीन निद्रा जनन ज़्यादा होता है। तो उसी हिसाब से आजकल रेमेडीज़ तैयार की जा रही है। पाचन तंत्र पे देखें इसका प्रभाव, तो पाचन तंत्र पे ये क्या करता है कि अग्निमान्य भी करता है, ठीक है, क्योंकि इसका जो प्रभाव है ये स्तंभन का प्रभाव है। तो जो श्रावक सलाइवा सीक्रेशंस होगा उसको रोकेगा, स्तंभन करेगा, तो उसकी वजह से क्या होगा कि जो सीक्रेशंस हैं स्टमक के वो कम हो जाएंगे, उससे अग्नि मंद होगी। और इसके अलावा जो शरीर में मल, मूत्र और स्वेद, इनको छोड़ दिया जाए, मल को भी नहीं छोड़ना, मूत्र और स्वेद इनको छोड़ दिया जाए और अश्रु को भी छोड़ दिया जाए, तो ये स्तंभन करके जो जितने भी श्राव होंगे बॉडी को उसके अंदर रोक देता है ये, ठीक है। तो ये मलावरोध भी कर देता है इस वजह से पाचन तंत्र के अंदर, और कहीं इंटरनल ब्लीडिंग हो, ठीक है, तो उसको भी ये स्तंभन गुण की वजह से रोक देगा। इसके साथ ही अगर हम इसका प्रजनन स्थान पे इफेक्ट देखें तो ये शुक्र स्राव जो होता है उसको रोक देता है, और जो वीर्य स्राव वाली या जल्दी शीघ्र पतन वाली जो समस्या है उसको भी दूर करने के लिए इसका प्रयोग कर दिया जाता है। इसके अलावा जो आफ्टर डिलीवरी पेन है, ठीक है, तो उनको के लिए भी इसको एज ए रेमेडी यूज़ किया जाता है, ठीक है। सातवें में ये है कि ये सातवें के अंदर ये पुंसत्व उपघाती नाम होता है। अगर रेगुलर इसका यूज़ किया जाए तो ये पुंसत्व का नाश करने वाला भी होता है। अपने रुक्ष गुण और उष्ण गुण के कारण लघु रुक्ष सूक्ष्म व्यवहारिक विकासी गुणों की वजह से ये पुंसत्व उपघाती नाम होता है। अगर हम इसकी बात करें कि इसका कौन सा पार्ट यूज़ करते हैं, ठीक है, तो हम इसका जो मॉर्फिन है वो फल निर्यास ही होता है। बेसिकली जैसे मैंने बताया कि पोस्त है, डोडा है, खसखस है, पोस्तदाना है, सभी यूजफुल पार्ट है, लेकिन इसका जो निर्यास है जिसको हम अफीम कहते हैं वो ही मेनली यूज़ किया जाता है। और इसकी जो डोज है वो 30 मिलीग्राम से लेके 125 मिलीग्राम तक अकॉर्डिंग टू पेशेंट या अकॉर्डिंग टू उसके यूज़ के हिसाब से किया जा सकता है। और मार्केट में इसकी जो रेमेडीज़ हैं, आईफेनासव, निद्रोदेवटी, कपूर रस, ये सब बनी हुई रेमेडीज़ मार्केट में अवेलेबल हैं। तो बच्चों ये आज का टॉपिक था अफीम। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी प्लीज़ मेंशन इन कमेंट बॉक्स, आई विल रिजॉल्व इट सून। थैंक यू बच्चों।